Hi investors, welcome to SOIC. So when it comes to markets and industries and stocks, हर चीज़ एक साइक्लिकल चीज़ है. तो ये चीज़ समझाने के लिए आज हम लोग एक ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जहाँ पे आज बहुत सारे डीप वैल्यू इन्वेस्टर्स इस सेक्टर के बारे में इंटरेस्टेड है. बट पहले मैं आपको इस सेक्टर की बात करने से पहले एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि 2014 से लेके 2019 तक जितने भी पोर्टफोलियोज बनते थे उनमें बैंकिंग और NBFC स्टॉक्स होते थे. 2017 में दिस साइकिल पीक्ड आउट क्योंकि 2017 में जब IL&FS क्राइसिस हुआ तो उसके बाद NBFC से काफ़ी लोग बाहर निकल गए. बट बैंक्स जितने भी लोग थे 2014 to 19 में बैंक्स यूज्ड टू बी द लव सेक्टर. मतलब बैंक्स और NBFCs यूज्ड टू बी दी सेक्टर टू इन्वेस्ट बैक देन. एंड आज ऑपोजिट क्या हो रहा है कि बैंक्स हैव डीरेटेड, NBFCs भी डीरेट हो रही हैं इस टाइम पे. एंड व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि जो उनके लॉन्ग टाइम प्राइस टू बुक के मल्टीपल्स होते हैं उनके बिलो आ गए और काफ़ी सारी हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजीज वहाँ से बिलो आ गई हैं. एंड व्हाट इज दिस लेड टू, तो रिसेंटली मैं PPFAs की फैक्ट शीट देख रहा था जो वो हर महीने रिलीज़ करते हैं कि इन्होंने ये चेंजेस करी हैं. तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम PPFAs का जो इंडस्ट्री एलोकेशन है टूवर्ड्स बैंक्स हैज़ क्रॉस 20% मार्क. तुम्हारे आउट ऑफ द एंटायर फंड 20% इज इन्वेस्टेड इन बैंक्स. फिर हम देख रहे थे बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. फिर हम क्वांटम म्यूचुअल फंड करके विच प्रैक्टिसेस अगेन डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग, वहाँ पे भी हमने ये चीज़ नोटिस करी कि उनका जो एक्सपोजर टुवर्ड्स बैंक्स है दैट इज इंक्रीज. अगर आप यहाँ पे फैक्ट शीट देखते हैं तो आप देखेंगे HDFC बैंक का एलोकेशन बढ़ गया, एक्सिस बैंक का एलोकेशन बढ़ गया. तो अगेन दैट मीन्स दैट सम ऑफ दीज डीप वैल्यू फंड्स हु आर नोन टू बी वैल्यू इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंग देयर एलोकेशन इन दिस सेक्टर. तो इस वजह से आज हम इस सेक्टर का एनालिसिस करेंगे. तो यहाँ पे अभी डीप वैल्यू मिल के हो रही है, इसके 5 की रीजंस है. तो हम डिस्कस करते हैं क्या क्या 5 रीजंस है. तो पहला तो है कि PSU बैंक्स आर डूइंग वेल. तो PSU बैंक्स माने अगर आप SBI बैंक के रिजल्ट्स देखेंगे तो SBI बैंक के जो रिजल्ट्स थे दे वर वे अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस. सो दिस मीन्स कि पहले 2014 to 19 की साइकिल में क्या था कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा करते थे बिकॉज PSU सेक्टर बैंक्स वर इन एन NPA साइकिल कि उनके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहे थे, जिसके चक्कर में उनके क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहे थे. क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है कि आप खराब लोन्स के अगेंस्ट जो आप पैसा सेट असाइड करते हो बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी घटते जा रही थी. अभी क्या हो रहा है कि बेकार से बेकार PSU बैंक्स भी इस टाइम पे क्रेडिट कॉस्ट में जो इंप्रूवमेंट शो कर रहे हैं, पर उनकी क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहे हैं. अगेन सम ऑफ द PSU बैंक्स आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल. सम ऑफ द PSU बैंक्स की भी ROE 16, 17, 18% चल रही है. तो सम ऑफ देम एक्चुअली आर डूइंग वेल बिकॉज दे डिजर्व टू डू वेल. बट पहले क्या था कि पहले देयर वाज अ लैक ऑफ कंपटीशन विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बट नाउ देयर इज अनदर सेक्टर दैट इज डूइंग वेल, दैट इज PSU बैंक्स. सेकेंड क्या है, रेगुलेटरी एक्शंस. तो लास्ट 1 ईयर के अंदर RBI के जो एक्शंस हैं ऑन बैंक्स और लाइक NBFCs, चाहे वो PSUs में हो या पब्लिक सेक्टर के अंदर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स में हो या प्राइवेट सेक्टर की साइड हो, तो RBI एक्शंस हैव इंक्रीज मल्टीफोल्ड्स इन दिस सेक्टर. एंड कई लोग कहते हैं RBI इसलिए कर रही है ताकि दे वांट टू प्रोलॉन्ग द ग्रोथ. बिकॉज सी वेन एवर इंडियन इकॉनमी हैज डन बैड, इट हैज डन बैड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ वन रीजन कि एट द टाइम व्हेन द गोइंग इज गुड, जब गोइंग गुड होती है तो इरैशनल लेंडिंग होती है. इरैशनल लेंडिंग के चक्कर में क्या होता है, इंडिया के जो फाइनेंशियल्स हैं या जो इंडिया की बैलेंस शीट है वो खराब हो जाती है. और बैलेंस शीट कब खराब होती है, जब बैंक्स बहुत अग्रेसिवली लोन दे दे या खराब कॉर्पोरेट्स को फंड करने लग जाए या बहुत अग्रेसिवली लोन बुक को ग्रो कर ले. So this is maybe one of the top-down reasons why RBI is taking so many actions so that they want to contain the irrational lending boom. So this is again regulatory actions, but because investors are investors कैसे सोचते हैं कि यार ठीक है बूम एंड बस्ट है, हम लोग बूम में आएंगे बस्ट में निकल जाएंगे, बट यूजली ऐसा होता नहीं है. But again, it could be that the growth gets prolonged instead of being very cyclical like booms and bust. Third क्या है, NIM contraction. अब NIM contraction क्या है, तो NIMs आर लाइक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर अ बैंक. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि आपका जो रॉ मटेरियल को अगर आप सेल से हटा देंगे जो आप मार्जिन कमाते हैं उसको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं. बैंक के केस में रॉ मटेरियल क्या होता है, दैट इज द मनी दैट दे टेक फ्रॉम डिपॉजिटर्स एंड अदर सोर्सेज. तो बैंक्स के लिए बहुत सारे सोर्सेज ऑफ मनी होते हैं. एक तो होलसेल डिपॉजिट्स होते हैं, राइट, एंड एक तो कासा रहता है. तो अभी क्या चल रहा है बैंक्स के केस में, बिकॉज स्टॉक मार्केट्स आर डूइंग वेल, इंडिया के फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ते जा रही है, तो पीपल आर प्रेफरिंग लेस टू पार्क देयर मनी इनटू करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. तो जो सा है दैट इज कासा में जो सा आता है सेविंग्स अकाउंट के अंदर इस टाइम पे लोग कम पैसा पार्क कर रहे हैं.
तो इससे क्या है कि बैंक्स के पास जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स है वहाँ पे एक चैलेंज बैंक्स के साथ रह रहे हैं यहाँ पे। तो अगर कॉस्ट ऑफ फंड आपका बढ़ता है एंड आगे आप उतनी तेजी से अपने यील्ड्स नहीं बढ़ा सकते, तो आपकी निम्स जो बीच में होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। माने जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं माइनस जो आप इंटरेस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, माने आप अगर आपने पैसा अपने बोरोवर्स से लिया हुआ है, जैसे जो कासा में आपके पैसा पार्क कर रहे हैं, राइट, अगर कासा की जगह आप ज़्यादा पैसा टर्म डिपॉजिट से रेस करेंगे, टर्म डिपॉजिट होता है दैट इज फिक्स डिपॉजिट। तो बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट की ग्रोथ बहुत फास्ट आ रही है और बैंक्स को वहाँ पे हाई यील्ड ऑफर करनी पड़ रही है। तो माने अगर कासा से ज़्यादा ग्रोथ आपकी टर्म डिपॉजिट से आ रही है तो इट मीन्स दैट योर कॉस्ट ऑफ फंड विल स्टार्ट गोइंग अप। कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर जाता है, ज़्यादा लोन यील्ड को बढ़ा नहीं सकते यहाँ से जितना बढ़ा सकते थे, तो आपकी निम्स बीच में जो रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। फोर्थ की रीजन इज प्रॉब्लम ऑफ साइज। तो रिसेंटली HDFC बैंक का मर्जर हुआ विद HDFC लिमिटेड, तो उसके अलावा वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम ऑफ साइज बन गई है। सिमिलरली लोग, मेरी जो डिस्कशन होती है इन्वेस्टर्स से, किसी से ICICI बैंक पे होती है या किसी से एक और किसी बैंक पे होती है, तो सबका एक ही कहना है कि यार ये मिड टीन से ज़्यादा तो ग्रो कर नहीं सकते, राइट। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द व्यू विच हैज लेड टू दिस सेक्टर बीइंग डी-रेटेड। तो ये समझना हमें ज़रूरी क्यों है, बिकॉज जब हम ये सारी प्रॉब्लम समझ पाएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि इस सेक्टर में री रेटिंग किस सिनेरियो में हो सकती है या फिर इन विच सिनेरियो दिस सेक्टर माइट कीप डूइंग वेल। एंड फाइनली इशू ऑफ लाइबिलिटीज, जो हमने बात करी कि बैंक्स में अगर टर्म डिपॉजिट ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जा रहा है। सो दीज आर द 5 reasons why investors are basically throwing the baby out of the bath water, and this is why a lot of deep value investors are interested in this sector. Primary reason क्या है इंटरेस्ट का, कि डीप वैल्यू इन्वेस्टर क्या ढूंढ रहे हैं, वैल्यू ढूंढ रहे हैं। एंड अगर आप काफ़ी सारे फ्रंटलाइन बैंक्स का प्राइस टू बुक देखते हैं तो इट हैज़ गॉन बिलो देयर हिस्टोरिकली मीन वैल्यूएशंस। माने अगर कोई 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था तो आज वो 2.3 2.4 पे कर रहा है। कोई 5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता था तो 1 ईयर फॉरवर्ड पे वो 2.3 टाइम्स पे कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में वील गो थ्रू मल्टीपल बैंक्स, राइट। हम इस सेक्टर का स्टेज एनालिसिस भी करेंगे एंड साथ साथ हम ये देखेंगे टुवर्ड्स द एंड कि हम एक शीट के अंदर बैंक्स को P2P एनालाइज करके देखेंगे कि कौन से बैंक्स फास्टर ग्रो कर रहे हैं एंड उन बैंक्स का वैल्यूएशन क्या है। विद दिस लेट्स स्टार्ट, एंड साथ साथ इनकी जो Q4 FY24 के रिजल्ट से उससे भी हम फोकस करेंगे। अगर हम बैंक्स का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन देखें टुवर्ड्स निफ्टी, तो व्हाई इज दिस डेटा इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें ये डेटा इसलिए देखना है कि अगर हम निफ्टी का टोटल प्रॉफिट देखते हैं तो आज 7,56,000 करोड़ का है। अगर हम निफ्टी का टोटल मार्केट कैप देखते हैं कंपनीज का, तो आई थिंक अगर हम यहाँ पे डेटा देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑलमोस्ट, आई थिंक जो आपको यहाँ डेटा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो फाइनेंशियल्स ओवरऑल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें इस टाइम पे 33% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स निफ्टी 50। तो 33% कॉन्ट्रीब्यूशन वेटेज जो है फाइनेंशियल सर्विसेज की है। Whereas जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज गॉन टू 2,51,000 करोड़। What does this signify is that first time कि profitability of financial services has actually crossed their weightage in Nifty 50. Because profitability को अगर आप देखेंगे तो that means कि almost 33-34% जो profits है निफ्टी के that is coming from financial services. तो ये बहुत ही important डेटा है because इस डेटा से हमें एक चीज़ प्रूव होती है कि over a long period of time profit growth like matches with the stock returns and कितना आपको weightage मिल रहा है। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप निफ्टी का अगर आप ROE देखते हैं 14% है, फिर इस बैंक्स का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 16% के आसपास है। तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हम देखते हैं कि इन बैंक्स में भी या फाइनेंशियल सर्विसेज में भी कि सेक्टर स्पेसिफिक में कि बैंक्स जो है दैट इज HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, इनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स निफ्टी 50 प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे HDFC बैंक 64,000 करोड़, ICICI बैंक 44,256 करोड़, whereas State Bank of India 63,795 crores, Bajaj Finance 14,451 crores, Axis Bank 26,000 crores, whereas Kotak Bank 17,000 crores,
देन आपका इंडसइंड बैंक 8,977 करोड़। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो इस पूरे डेटा में 2.4 लाख करोड़ के आसपास की जो फाइनेंशियल सर्विसेज की इनकम है दैट इज कमिंग फ्रॉम बैंक्स, राइट, एंड फ्रंटलाइन बैंक्स के थ्रू आ रही है, विच आर द लार्जर बैंक्स। सो इट जस्ट शोज अस वन थिंग दैट पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि पहले जो इनका जो मार्केट कैप वेटेज है वो बहुत ज़्यादा होता था और प्रॉफिट वेटेज बहुत कम होता था। अब प्रॉफिट वेटेज एक्चुअली में मार्केट कैप वेटेज को क्रॉस कर गया बैंक्स की, दिस इज हैपेंड आफ्टर मल्टीपल ईयर्स। एंड इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इस टाइम पे बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर क्या हो रहा है, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स एक बहुत ही स्लो बुल रन में, मैं इसको स्लो बुल रन क्यों कहता हूँ, अगर हम बाकी सेक्टर्स देखते हैं तो काफ़ी इस टाइम पे काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं दे आर डूइंग वेरी वेल। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज हैं दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल। किसी ने केमिकल्स 2021 में लिए होते हैं दे वुड हैव डन रियली वेल। फार्मा जिन्होंने 2020 में लिया 2021 में करा दे वुड हैव डन वेल। डिफेंस वालों ने बहुत अच्छा करा, रेलवे वालों ने बहुत अच्छा करा। बट बैंक्स की जब हम बात करते हैं तो बैंक्स तो ऐसा लगता है कि देव गॉन फॉर अ स्लीप, राइट, लाइक देव गॉन टू स्लीप एट द मोमेंट। एंड ये हमें कहाँ से प्रूव होता है, अगर आप ये डेटा देखेंगे तो यू सी इज दैट इवन दो हायर हाइज फॉर्म हो रहे हैं बट बहुत ही कम लाइक डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहे हैं, राइट। बेसिकली दिस हाई विल बी हायर देन द प्रीवियस हाई, दिस हाई विल बी हायर देन द प्रीवियस हाई, दिस हाई विल बी हायर देन द प्रीवियस हाई, देन दिस हाई विल बी हायर देन द प्रीवियस हाई। तो अगर आप देखेंगे तो इट इज़ लाइक मूविंग इन अ चैनल and it is a slow movement, right? It is a movement that is slow, which reflects कि the sector is not that strong at the moment. Similarly, अगर आप relative strength देखते हैं, that is Nifty 50 से comparison करेंगे, तो अगर आप यहाँ देखेंगे जहाँ पे ये रेड हो रहा है, it means is that कि इनकी जो Nifty 50 से relative strength है इस टाइम पे reduce हो रही है, राइट। बीच में बढ़ गई थी, अभी Nifty 50 से relatively it is underperforming Nifty 50 and this is happening since the beginning of 2024. So this is what is happening with Nifty Bank Index. So it is in a very slow bull run and currently it is underperforming even Nifty 50 and Nifty 50 का 33% जो weightage है that comes from Bank Nifty. क्या reasons हैं इसके multiple reasons हैं जो हमने वीडियो के बिगनिंग में भी डिस्कस करें। एक रीज़न और क्या है कि in last few months RBI has taken multiple actions against financial institutions from various वेरियस कैटेगरीज, चाहे वो NBFC हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे वो ओल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक हो या ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक हो। तो जैसे JM फाइनेंशियल पे एक एक्शन लिया, IIFL फाइनेंस पे लिया, पेटीएम पे लिया, वीज़ा मास्टर कार्ड पे रेगुलेटरी एक्शन था, HDFC बैंक पे रेगुलेटरी एक्शन था, बजाज फाइनेंस पे था, कोटक महिंद्रा बैंक पे था। इसके अलावा किस पे रेगुलेटरी एक्शन था, बैंक ऑफ बड़ौदा पे था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे था, फेडरल बैंक पे था। So it means that some people are saying it's like the US FDA movement for the sector, right? And एक चीज़ इस टाइम पे और क्या चल रही है सेक्टर में जो हमें समझना ज़रूरी है इज दैट जितने भी एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं, एनालिस्ट कहते हैं कि यार लिक्विडिटी कम हो गई है सेक्टर की। लिक्विडिटी का क्या मतलब है, इसको बड़ी आराम से समझते हैं। तो व्हाट दे मीन बाय लिक्विडिटी इज दैट कि RBI का एक डिक्टेट आया था कि जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, ये भी बड़ी एक फ़नी चीज़ है कि जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो बड़े बड़े बैंक्स का है इट शुड फॉल टू 85%। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या है कि आपने कितने लोन दिए और आपने कितना उसके अगेंस्ट डिपॉजिट ले रखा है। जैसे भी आप HDFC बैंक में देखते हैं तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ऑलमोस्ट 110% के आसपास के। तो व्हाट दैट मीन्स इज दैट कि HDFC बैंक की मैनेजमेंट को लगा कि यार हमने बहुत गुड क्वालिटी का क्रेडिट दिया हुआ है, इसलिए हम डिपॉजिट से ओवर एंड अबव लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक्चुअली में दे थॉट कि हमारे लोन्स बहुत अच्छे हैं तो इसलिए उनको लिक्विडिटी का चैलेंज नहीं है। बट बिकॉज RBI को लगता है कि डिपॉजिट सिस्टम पूरे सिस्टम की स्लो हो रही है या डिपॉजिट ग्रोथ पूरे सिस्टम की स्लो हो रही है, तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इन पूरे बैंक्स की 85% के आसपास आ जानी चाहिए। सो विच रिफ्लेक्ट्स इज दैट कि अगर बैंक्स को जैसे HDFC बैंक के केस में अगर 110% से 85% लेके आनी है, या तो उसको डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी और लोन ग्रोथ घटानी पड़ेगी, या तो उसको अगर लोन ग्रोथ वो बढ़ा रहा है तो डिपॉजिट ग्रोथ शुड बी फास्टर देन द लोन ग्रोथ। एंड HDFC बैंक का भी क्या हुआ, मर्जर। तो विच मीन्स इज दैट कि उनको डिपॉजिट ग्रोथ ही बढ़ानी पड़ेगी और क्रेडिट ग्रोथ को स्लो करना पड़ेगा, बिकॉज इतनी फास्ट आप क्रेडिट ग्रोथ नहीं कर सकते उतने बड़े बेस के ऊपर। सो दिस हैज लेड टू अनसर्टनिटी इन द सेक्टर। एंड किस टाइप की अनसर्टनिटी हुई है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको
कि अगर आप पूरे बैंक निफ्टी का कोई एग्जाम्पल लेंगे तो इट इज़ परहैप्स द ओनली सेक्टर विच इज़ प्राइवेट बैंक का एग्जाम्पल लेंगे विच इज़ ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू द हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस। अगर आप इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ का एग्जाम्पल देखते हैं, एनटीपीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड, इन सबको देखते हैं तो यूजली 10 की पी पे ट्रेड करते थे, आज 19 पी पे ट्रेड कर रहे हैं। तो प्रीमियम है 75% का टू देयर हिस्टोरिकल फॉरवर्ड पी। PSU बैंक्स 44% प्रीमियम पे ट्रेड करें टू देयर हिस्टोरिकल पास्ट। मेटल्स इंडेक्स 27%, और लाइक ऑयल एंड गैस 20%, IT सर्विसेज 18%, फार्मा 18%, ऑटो 13%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 11.8%, कंज्यूमर स्टेपल्स 8.3%। तुम्हारे बहुत सारे सेक्टर्स आज अपनी हिस्टोरिक वैल्यूएशन से एक प्रीमियम पे ट्रेड करें क्योंकि इन सेक्टर्स में ग्रोथ आ रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ क्या हुआ है कि पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को 2.6 टाइम्स का प्राइस टू बुक रेशियो मिलता था ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस, और आज कितना मिल रहा है? आज इनको 2.4 टाइम्स का मिल रहा है, विच मीन्स कि आज वो 8.2% डिस्काउंट पे चल रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ अपने एक फ्रेंड की। तो मेरे एक फ्रेंड का एक हाउस है नोएडा के अंदर, एंड उसका हाउस ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज़ का था। तो अच्छा घर बना हुआ था, एंड द होम वॉज क्लोज टू इट वॉज इन अ गुड रेसिडेंस। पर उसके घर के अंदर 2-3 स्पूकी एक्टिविटीज़ हो गई, माने 2-3 ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई जिससे पूरे नेबरहुड के अंदर ऐसा एक रूमर फैल गया कि इस घर के अंदर तो भूत रहता है। तो जब वो घर बेचने गया तो 1 करोड़ का घर नहीं बिक रहा था, तो लोगों ने कहा कि आपके घर में तो भूत है तो हम इसको 50 लाख रुपए देंगे। तो उस घर की क्या होगी? डी रेटिंग हो गई, राइट। देन क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे एक लाइक उसने हवन ववन कराया। देन उसने लाइक लोकल पॉलिटिशियन थे, उन्होंने भी घर विजिट करा, एंड वहाँ पे क्या आया, गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि हम नोएडा के अंदर एयरपोर्ट बना रहे हैं। एंड वो लैंड गवर्नमेंट ने सारे रेजिडेंट्स से खरीदनी स्टार्ट कर दी। तो उसको उस घर के लिए 3 करोड़ की बिड मिली। तो इट मीन्स कि वहाँ पे क्या हुआ कि उसकी पी डी रेटिंग की जगह अब क्या होगी? पी री रेटिंग होगी, क्योंकि पॉजिटिव सेंटिमेंटल फैक्टर्स प्ले आउट करके। तो वाई इज दिस इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट? बिकॉज जब भी हम बैंक्स की बात करते हैं या हम किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो बैंक्स को तो हम प्राइस टू बुक पे वैल्यू करते हैं। तो उनके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती है? एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उनकी, और एक उनमें ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है और ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स इज दैट कि उस एसेट की अर्निंग्स की कैपेबिलिटी क्या है। जैसे अगर HDFC बैंक 18% पे बुक वैल्यू को कंपाउंड कर रहा है, तो इट मीन्स कि इंट्रिंसिकली HDFC बैंक की जो कोर अर्निंग्स है वो 17-18% पे ग्रो कर रही है। दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है कि आज लोग कह रहे हैं कि यार प्राइवेट सेक्टर बैंक या सेक्टर खराब क्यों हो गए। लोग सोचते हैं कि पहली चीज़ ये सेक्टर में लिक्विडिटी इशू है, लाइक ये क्रेडिट टू डिपॉजिट वाला इशू चल रहा है। देन इस टाइम पे RBI बहुत स्ट्रिक्ट हो रखी है कि जितने भी बैंक्स हैं उनमें क्रेडिट टू डिपॉजिट 85% होना चाहिए, एंड RBI रेगुलेटरी एक्शन भी ले रही है ताकि बैंक्स IT पे ज़्यादा स्पेंड करें। सो दैट इज व्हाट द परसेप्शन हैज टर्न्ड इनटू, which is why these banks have come to below average valuations these banks used to trade at। तो यहाँ पे 100 बैगर्स करके बुक है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ कि जो बहुत डीप वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो PPFS हो, क्वांटम म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो ऑरम कैपिटल हो, अगर आप उनका रिसेंट इंटरव्यू देखते हैं, सो दे आर वेरी फैसिनेटेड बाय बैंक्स एट द मोमेंट। एंड उनके PPFS और क्वांटम में तो हमें दिखता भी है कि बैंक्स का वेटेज बढ़ रहा है। आई थिंक ऑरम कैपिटल में अगर आप जितेंद्र परमार सर का भी इंटरव्यू देखते हैं तो उन्होंने वहाँ पे बैंक्स की बहुत बात करी है। वाई सो? बिकॉज जब भी हम किसी कंपनी की स्टॉक रिटर्न की बात करते हैं, सो वेन एवर वी लुक एट स्टॉक रिटर्न ऑफ अ कंपनी, इट इज प्राइमरी डिपेंडेंट अपॉन योर एंट्री पी प्लस द अर्निंग्स ग्रोथ। एंड आपका जो सेलिंग प्राइस पे क्या डिपेंडेंट है? एग्जिट ग्रोथ पे, एग्जिट पी पे, एंड एग्जिट पे उस स्टॉक की कितनी EPS था या कितनी अर्निंग्स थी। तो एज अ वैल्यू इन्वेस्टर या डीप वैल्यू इन्वेस्टर आप क्या सोच सकते हैं कि यार हम अर्निंग्स पे बेट कर सकते हैं। एंड अर्निंग्स पे तब बेट करें जब एंट्री पी उन बिजनेसेस की बहुत लो है। जब एंट्री पी बहुत लो है एंड आप अर्निंग्स पे बेट करें तो इट मीन्स इज दैट उस सेक्टर में कुछ इश्यूज हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज इश्यूज जो मैंने आपको बताए, आज वो एक अनसर्टेनिटी की वजह से एक सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। तो अनसर्टेनिटी से क्या होता है कि आपको ट्विन इंजन मिलते हैं। ट्विन इंजन क्या होता है? ये अगेन इट्स नॉट समथिंग जो 6 महीने में खत्म हो जाएगा, इट माइट टेक 2 or 3 years टू प्ले आउट। ट्विन इंजन्स क्या होते हैं कि आपको एक पी री रेटिंग की ऑप्शनैलिटी मिल रही है एंड आपको EPS ग्रोथ मिल रहा है, राइट। तो आपकी EPS ग्रोथ इन बैंक्स में कितनी होगी? 15 to 18%। एक्सीडेंटली पी री रेटिंग होगी तो 5-6% रिटर्न वहाँ से भी ऐड हो सकता है, बट अगेन
पर्पस वो नहीं है हमारा स्पेकुलेट करना, बट पी री रेटिंग वाली जो चीज़ है और यहाँ पी रेशियो है वो हमें बताती है टेक्निकल एनालिसिस कि यार सेंटिमेंट क्या है. सेंटिमेंट क्या है? डाटा ऑफ रिलेटिव वीकनेस, राइट, कि रिलेटिव स्ट्रेंथ मिसिंग है आज सेक्टर में से. वाई सो? बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी अंडरस्टूड, राइट. So this is what is happening over here and this is why an opportunity is being created and this is why आज इनकी ट्रांजैक्शनल वैल्यू इम्पेयर हो रखी है. तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक एक बैंक की. तो पहले हम बात करते हैं HDFC बैंक की. नाउ HDFC बैंक का कंपैरिजन अगर हम सेक्टर लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक से करें, ICICI बैंक से करें, तो प्री कोविड क्या हुआ कि HDFC बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हमेशा ज़्यादा रहता था. वाई सो? बिकॉज दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि यार हम लोन्स को रिकवर कर लेंगे. बट क्योंकि डिपॉजिट की ग्रोथ सिस्टम में स्लो हो गई तो RBI ने क्या बोला, या क्रेडिट टू डिपॉजिट को 85 लेके आओ. तो खराब वाले जो बैंक्स हैं उनका क्रेडिट टू डिपॉजिट क्या होता था, उनको कॉन्फिडेंट ही नहीं होता था लेंडिंग करने का, तो उनका 70-80% ऑलरेडी रहता था, राइट. तो दैट वाज द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज इज दैट कि अच्छे वाले बैंक्स को पीनलाइज कर दिया गया क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ स्लो हो गई, राइट. कि अच्छे वाले बैंक जो अच्छे लोन दे रहे थे अब उनको अपनी ग्रोथ स्लो करनी पड़ेगी. तो ग्रोथ कैसे स्लो हो रही है अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो क्वार्टरली लोन ग्रोथ इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 1.6% ग्रो करी, वेरएज डिपॉजिट 7.5% ग्रो करे. तो माने आप डिनोमिनेटर को ज़्यादा तेजी से बढ़ा रहे न्यूमरेटर से ताकि आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कंट्रोल में आए. तो पर ये प्रॉब्लम HDFC बैंक के साथ हो सकता है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए रहे क्योंकि साइज बहुत बड़ा है यार, इतना डिपॉजिट गार्नर करना बहुत मुश्किल है, राइट. तो दिस इज अ ग्रोथ का चैलेंज HDFC बैंक में नेक्स्ट 1-2 ईयर्स के लिए यहाँ से आ सकते हैं. तो आपको वो एक पॉइंटर जरूर इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा. बट कुछ बैंक्स है दे आर डूइंग द राइट थिंग्स. जैसे अगर हम एक्सिस बैंक का एग्जांपल लेते हैं, अगेन प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो एक्सिस बैंक के केस में अभी क्या हुआ है कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 19.3% चला गया, ROA 1.8% चला गया. व्हाट दैट शोज अस इज दैट कि बैंक ने एक्चुअली में टर्न अराउंड करा है. एंड इस टाइम पे मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि इन्होंने कॉन कॉल में बोला कि RBI ने बोला था कि AIF की प्रोविजनिंग करनी है कि जितने भी बैंक्स ने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स करी है तो इन्होंने प्रोविजनिंग करी. फिर RBI ने बोला कि ये प्रोविजनिंग करने की जरूरत नहीं है, राइट. पर इन्होंने फिर भी 100% प्रोविजनिंग दिखाई उसकी, राइट. तो दिस मीन्स कि बैंक के अब DNA में कंजर्वेटिवनेस आने लग गई है जो आज से शायद से 6-7 साल पहले नहीं थी. तो देयर इज सम चेंज दैट हैज हैपेंड ओवर देयर. तो दैट इज अ सॉफ्टर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट which as value investors always someone जो कॉन कॉल्स पड़े ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पिकअप कर सकते हैं. सिमिलरली कोटक बैंक के केस में देखते हैं तो अभी रेगुलेटरी ओवरहैंग है क्योंकि इनका वो 818 करके एक कैंपेन था, लाइक डिजिटली आप अकाउंट खोल सकते थे, तो RBI ने वो बैन कर दिया. एंड RBI ने अभी बोला कि यार क्रेडिट कार्ड्स भी फ्रेश इशू नहीं कर सकते. इस वजह से कोटक बैंक फेल अ लॉट, बट इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे बिकॉज इनकी सब्सिडरीज लाइक लाइफ इंश्योरेंस, कोटक सिक्योरिटीज, लाइक वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, ऑल ऑफ देम डिड रियली वेल. तो कोटक का भी डिस्कशन करेंगे बिकॉज कोटक हैज फॉलन टू मे बी डेकेडल लो वैल्यूएशन. इनका जो प्राइस टू बुक है आज कोर बैंक का 2.5 टाइम्स के आसपास आ गए. अगेन देखिए टेक्निकल एनालिस्ट ये जो वीडियो देखेंगे वो सोचेंगे कि यार ये तो सारे स्टॉक साइडवेज या डाउन ट्रेंड में है तो क्यों है एनालाइज करना. पर देखिए जो वैल्यू इन्वेस्टर देख रहा है वो सोच रहा है कि अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ तो अभी भी 15-18% आ रही है बट PB डीरेट हुई है because of factors maybe outside the control of these businesses. What if those factors reverse one by one over 2, 3, 4 year period? So that is what the difference of perception is and that is what makes investing fun. Hopefully आपको इससे एग्जाम्पल समझ आ रहे हो and just drop a bulb on moment in the comment section कि अगर आपको डिफरेंट ऑफ परसेप्शन का कुछ इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे डिफरेंट इन्वेस्टर्स परसेप्शन बारे में सोचते हैं. बजाज फाइनेंस के केस में देखते हैं जो लीडिंग NBFC है. तो बजाज फाइनेंस के केस में अभी क्या हो रहा है कि बजाज फाइनेंस के केस में अभी इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो रही है बिकॉज इनके एक तो NIMs कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, NIMs दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी इनके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.3-0.4% से नेक्स्ट ईयर. एंड एक चीज़ और है कि इनकी जो 23-24% पैट ग्रोथ है वो अगले साल नहीं आएगी, वो FY26 में आएगी बिकॉज ऑफ दिस NIM कॉन्ट्रैक्शन दे विल गो थ्रू. एक और इशू क्या हो रहा है बजाज फाइनेंस में कि बजाज फाइनेंस की जो लोन बुक का कॉम्पोजिशन है वो टुवर्ड्स हाउसिंग फाइनेंस ज़्यादा होते जा रहा है. अब हाउसिंग फाइनेंस क्या है, टिपिकली लोअर NIM बिजनेस है और लोअर ROA बिजनेस है बट लेसर रिस्की बिजनेस है. पर बजाज फाइनेंस को प्रीमियम क्यों मिलता था, क्योंकि वो हायर रिस्की बिजनेस करके रिस्क को मैनेज कर लेता था. तो इस वजह से लोग बजाज फाइनेंस को एक प्रीमियम देते थे. बट वो प्रीमियम मिलेगा नहीं मिलेगा फ्यूचर में मेरे को नहीं पता. तो अगेन एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट इस चक्कर में इस बैंक को इस NBFC को एक प्रीमियम मिलता था, राइट. वो हो सकता है प्रीमियम मिले ना मिले वो आपको सोचना पड़ेगा. फिर हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जस्ट टू टेल यू अबाउट द एसेट क्वालिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अंडरलाइंग इकोनॉमी, दे आर डूइंग 20.3% रिटर्न ऑन इक्विटी. इस क्वार्टर में 22% रिटर्न ऑन इक्विटी थी, देयर लाइफ टाइम हाई.
मतलब जस्ट इमेजिन दैट समथिंग दैट वाज थ्रोन अवे बाय द इन्वेस्टर्स इज टुडे डूइंग हिस्टोरिक बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? दैट इज व्हाट शोज यू कि यार मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर साइक्लिकल इन इन्वेस्टिंग. क्रेडिट ग्रोथ भी इनकी 15% आई है, विच इज ऑन द हायर एंड ऑफ थिंग्स, राइट? So इनका ROA will be lesser because they have to do a lot of other types of loans as well. Corporate lending भी ज़्यादा रहती है. But again अभी हम एक बिनाइन एसेट क्वालिटी के थ्रू जा रहे हैं. बिनाइन एसेट क्वालिटी क्या है कि अभी एसेट लोन्स खराब नहीं हो रहे, राइट? तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. ICICI बैंक का डिस्कशन करते हैं. तो देखिए ICICI बैंक, वाई हैज इट बिकम अ लीडर वर्सेज HDFC बैंक? सिंपल रीजन, बिकॉज ICICI बैंक के अनसिक्योर्ड लोन्स कम होते थे, तो इन्होंने अनसिक्योर्ड लोन थोड़े से बढ़ा दिया. और अब देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की तरह. नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस साल भी ICICI बैंक का एक्सपैंड हुआ है वर्सेज FY23, जब बहुत सारे बैंक से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. So that just showcases us कि यार how leadership moves. आज ICICI Bank is the most highly valued bank, whereas HDFC Bank has de-rated to almost 2.2 times price to book. Whereas ICICI Bank का 3 times plus re-rating हो गया. ROE देखेंगे तो आज 18.7% है. Just to give you the difference कि SBI का भी 20% है, right? And ROE इनका 2.37% है. SBI का 1.05 के आसपास है. So just showcases कि यार how leadership moves in the sector. देन हम बात करते हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की. तो अगर हम चोलामंडलम का डिस्कशन करते हैं तो चोलामंडलम करेंटली इज़ वन ऑफ द ओनली NBFC जिसमें प्राइसिंग पावर है. तो ये लोग अभी गाइडेंस दे रहे हैं कि इनकी लोन ग्रोथ 25 to 30% की होगी. निम्स इनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बट एक्चुअली में एक्सपैंड कर सकते हैं बिकॉज अब ये पर्सनल लोन्स, SME लोन्स हर चीज़ के अंदर आ रहे हैं. मुरुगप्पा ग्रुप जो ये जो ग्रुप साउथ इंडियन ग्रुप है बाय द नेम ऑफ मुरुगप्पा, उसके बिजनेस एंड दे आर डूइंग रियली वेल. एंड इसके साथ साथ बैंक की NBFC की जो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स है, दे आर सेइंग कि नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स में इट विल गो बैक टू हिस्टोरिक हाइज बिकॉज इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी थी टू सेटअप मोर डिविजन्स. देखिए अगर आप इसका श्रीराम फाइनेंस से कंपैरिजन करेंगे तो श्रीराम फाइनेंस में क्या है कि श्रीराम फाइनेंस सिर्फ कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग में. तो सिर्फ कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग से क्या प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपका डोमिनेंट पार्ट ऑफ द पाई इज कमर्शियल व्हीकल लेंडिंग, इज दैट व्हाट इफ द कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो स्लोज डाउन, राइट? सो इट मीन्स कि आपकी ग्रोथ विल ऑल्सो स्लो डाउन एंड देयर AUM हैज ऑलरेडी क्रॉस 2 lakh crores. सो कितना एक दो सेगमेंट में लैंड कर सकते हैं, दैट इज एन इशू. बट चोलामंडलम बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट पेडिग्री एंड स्टफ, they diversified across products, right? Even though the multiple looks expensive, but they're one of the only NBFCs which will grow without compromising on the return metrics, unlike Bajaj Finance. अगर आप यहाँ देखते हैं तो अगेन इनकी कॉन कॉल में 2 बड़े इंटरेस्टिंग स्निपेट्स थे. आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं. तो पहले उन्होंने बात करी कि दे आर लेंडिंग टू Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़, जहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे इस टाइप के लोन, that is commercial vehicle, loan against properties, small commercial vehicles, small ticket size loan, affordable housing loan, SME ticket size loan, equipment finance, business loan, consumer loan. So those type of things they are lending to, and they think कि next 20 years तक they can have a growth runway, right? And similarly अगर आप यहाँ देखते हैं, as far as competition is concerned, we don't see in our segment competition is that intensive because we are more into the middle of the pyramid, into smaller towns with smaller customer where our people are actually working with us for many years and who are consistently working. The main challenge is how you can retain, how you can train, how you can get the job done without deviating the processes. So it just means that it is one of the NBFCs जो आपको ट्रैक करनी चाहिए because proven track record है, and they are one of the only companies where where the return ratios are not basically deteriorating. Now just before going forward, एक चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो ईच एंड एवरी इन्वेस्टर डिफरेंट फेजेस में आते हैं. तो कई लोग होते हैं जो बिगनर्स होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग और म्यूचुअल फंड्स करते हैं, विच इज़ एन एक्सेप्शनल थिंग टू डू. कई लोग होते हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कई लोग हैं जो वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं, कई लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कई लोग अपना एग्जिट सिस्टम बनाते हैं इवन दो वो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं, कई लोग स्टॉक स्क्रीनिंग को बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं, एंड कई लोग डिफरेंट सेक्टर्स को अच्छे से पढ़ पाते हैं. दिस इज व्हाट इन्वेस्टिंग इज. तो SOIC मेंबरशिप में विच इज़ अ डिटेल्ड कोर्स ऑफ मोर देन 50 hours, व्हाट वी हैव डन कि हमने 6 लेवल्स बनाए हैं. तो इन फर्स्ट लेवल ऑफ द कोर्स इट इज़ प्योरली मेंट फॉर बिगनर्स, एंड यहाँ पे हमारे बहुत सारे डिटेल्ड अभी लाइव वेबिनार्स भी हो रहे हैं जिसके अंदर हम फाइनेंशियल प्लानिंग से लेके म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, हाउ टू गो अबाउट पिकिंग म्यूचुअल फंड्स, ETFs क्या होते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड के अंदर कब इन्वेस्ट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स वी एक्सप्लेन इन द फर्स्ट लेवल, दैट इज द बिगनर लेवल.
सेकेंड लेवल इज कि जिनको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो उनको हम सेकेंड लेवल में सिखाते हैं हाउ टू गो अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस करेक्टली। थर्ड लेवल इज वैल्यूएशन एनालिसिस, जहाँ पे हम आपको ये सिखाते हैं कि आप एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं विद मल्टीपल केस स्टडीज। फोर्थ लेवल इज टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर हम आपको एक एग्जिट सिस्टम बनाना सिखाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की जगह आई विल नेम इट कि हाउ टू बिल्ड एन एग्जिट सिस्टम, कि इवन दो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं और वैल्यूएशंस भी सीख जाते हैं, बट अब हाउ आप इंडिपेंडेंटली एक एग्जिट सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी टीच इन द लेवल 4। लेवल 5 में वी टीच यू हाउ टू गो अबाउट स्टॉक स्क्रीनिंग एंड स्टॉक स्कैनिंग। लेवल 6 में वी टीच यू हाउ टू बिकम अ सेक्टोरल एक्सपर्ट। एंड फाइनली इन अ क्रैश कोर्स, क्योंकि 50 आवर्स के आसपास का कोर्स है, क्रैश कोर्स 18 आवर्स का है, तो हमने लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक एक क्रैश कोर्स के अंदर इंक्लूड करा है। So all of this is a part of one SOIC membership, and SOIC has turned 4. So we recently SOIC की 4th anniversary थी. So there is a limited time offer which you can use to sign up for the SOIC membership. जिससे आपको कुछ percentage discount to intrinsic value भी मिलेगा. So you can use the coupon code SOIC4 which is there in the description below. So network is the modern day net worth. तो 26th of May पे हम लोग एक दिल्ली के अंदर ऑफलाइन इवेंट करें where more than 300 to 400 detailed investors will come and there will be 2 detailed presentation on broad macro theme and relative rotational graphs कि आप sector rotation कैसे पकड़ सकते हैं। And most importantly, by networking offline with like-minded investors आपको एक बहुत advantage रहता है because आप एक अपना network बना सकते हैं and you can sound off your ideas with each other. So see you on 26th of May. तो फाइनली अगर हम सेक्टर को पूरा as such in a whole देखते हैं तो मेजर बैंक्स की जब हम बात करते हैं तो SBI बैंक का आज प्राइस टू ओवरऑल SBI का 2.1 टाइम्स है, कोर बैंक का 1.5 1.6 ही होएगा क्योंकि SBI के अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज भी हैं, जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक सब्सिडरी होगी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसमें ओनरशिप है SBI बैंक की। पर रिटर्न ऑन इक्विटी आज 20% प्लस है। मैक्स प्राइस टू बुक SBI बैंक को 3 टाइम्स भी मिला हुआ है, ROA 1.04% है। GNPA and NNPA have again fallen to a very low level, मतलब इनके लोएस्ट जो बेसिकली इनकी हिस्ट्री में बेसिकली जो लोएस्ट डिसाइल है उसके अंदर इस टाइम में फॉल कर गए। एक्सिस बैंक का एग्जांपल लेते हैं तो एक्सिस बैंक आज 2.2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है, मैक्सिमम 3.2 भी है। आज रिटर्न ऑन इक्विटी है एक्सिस बैंक का 20% है विच इज हायर देन HDFC बैंक। ROA 1.84% है, GNPA 1.43 है, NNPA 0.31 है विच इज इक्विवेलेंट टू HDFC बैंक ऑलमोस्ट, सेक्टर बेस्ट NNPA। ICICI बैंक का भी 3.2 टाइम्स का प्राइस टू बुक है, ROE 18% है। मैक्सिमम प्राइस टू बुक ICICI बैंक को आज वाला ही मिल रहा है। रिटर्न ऑन एसेट जस्ट लुक एट इट, ICICI बैंक का 2.37% है, GNPA 2.16 है, NNPA 0.42 है। एंड इट इज शोइंग द साइंस ऑफ लीडरशिप, राइट, बिकॉज द लीडरशिप हैज क्लियरली मूव फ्रॉम HDFC टू ICICI बैंक विद इन द बैंकिंग पैक, बिकॉज ग्रोथ रेट में भी 18-19% ग्रोथ आ रही है। कोटक बैंक का प्राइस टू बुक 2.5 है अगर हम SOTP करते हैं, सम ऑफ द पार्ट्स, अगर हम कोर बैंक को वैल्यू देते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, मैक्सिमम प्राइस टू बुक 5.7% गया, 5.7 टाइम्स गया। रिटर्न ऑन एसेट 2.66 है, GNPA 1.39 है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 0.34% है। HDFC बैंक के केस में सब कुछ सही है बट प्राइस टू बुक डीरेट हुआ है आफ्टर द मर्जर एंड इस टाइम पे ROA 2% है, GNPA 1.2 है, NNPA 0.3 के आसपास है। तो मेजर बैंक्स पर आप देखेंगे तो SBI, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, इन 3 के नंबर्स में एक बहुत ही मेजर इंप्रूवमेंट है। आई थिंक एक्सिस बैंक का आज मल्टीपल भी उतना हाई नहीं है, तो अगेन समथिंग दैट यू कैन स्टडी इंडिपेंडेंटली। मल्टीपल उतना हाई नहीं है विद द रिटर्न ऑन एसेट दैट दे आर डूइंग एट द मोमेंट, राइट। अगर ROA बढ़ने लग गया इनका तो अगेन ICICI बैंक के हेयर देर में जा सकते हैं, नहीं जा सकता, वी हैव टू कीप असेसिंग दैट। बट वन ऑफ द रीजंस व्हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड बिकॉज अगर हम मैक्सिमम प्राइस टू बुक से फॉल देखेंगे सो सम ऑफ दीज हैव फॉलन बाय, they have derated by 30, 40, 50%, whereas earnings अभी भी 15, 17, 18% पे ग्रो कर रही है। तो if they re-rate again, मैक्सिमम ना जाए, यहाँ से 10-20% री-रेटिंग हो एंड 15, 16, 17% ग्रोथ आए, तो अगेन दैट गिव्स यू एन आइडिया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीपल्स के अंदर बिल्ड हो जाता है। So that is how people think about it. Again, जरूरी नहीं है it is the correct way to think about it or the wrong way to think about it, but that is the that is what there is on the that is what is on the table जब भी हम odds देखते हैं। फिर NBFCs की बात करते हैं तो बजाज फाइनेंस इस टाइम पे 5.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है, फिर बजाज फाइनेंस का रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है। नेक्स्ट ईयर ROE घटने वाला है बिकॉज निम कॉन्ट्रैक्शन होनी है। ROA 5.08% है, प्राइस टू का भी 5.8 है जो मैक्सिमम 13 टाइम्स था, और NNPA 0.46 के आसपास है। सो अगेन मे बी बिकॉज लोन बुक कॉम्पोजिशन विल कीप चेंजिंग ओवर एयर, तो क्या पुराना मल्टीपल मिलेगा नहीं मिलेगा, आप लोग ही मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या बजाज फाइनेंस विल गेट देयर प्रीवियस पीक प्राइस टू बुक मल्टीपल और नॉट।
चोलामंडलम का एग्जाम्पल देखते हैं। तो चोलामंडलम में रियल चेंजेस हुई है बिकॉज दे हैव इंट्रोड्यूस न्यू लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। आज का ROE 20.6% है, प्राइस टू बुक 5.4 टाइम्स है, एंड मैक्सिमम प्राइस टू बुक 8.2 गया है, ROA 3.4 है। ये प्री टैक्स ROA दिखाते हैं। GNP NNP हायर क्यों है? क्योंकि CV फाइनेंसिंग में क्या होता है कि आपकी लोन की पेमेंट लेट ही आती है। हालांकि वो एकदम खराब लोन नहीं बनता, आपके पैसे वापस आ जाते हैं, बट ऑप्टिकली वो खराब लगता है। सेम केस आप देखेंगे इक्विटास में भी होएगा, क्योंकि ऑप्टिकली वो खराब लगता है बट वो पैसे आपके वापस आ जाते हैं, राइट। सो सेम चोलामंडलम और इक्विटास के अंदर सिमिलर केस आपको दिखेगा। आवाज फाइनेंस में देखते हैं तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो एक टाइम पे इसको 11 टाइम्स प्राइस टू बुक मिलता था बेसिकली, जब इसको बहुत लोग कहते थे कंसिस्टेंट है या ऐसा कुछ है। बट आफ्टर 10,000 करोड़ मार्क, जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, वंस दे हिट 10,000 करोड़, उसके बाद ग्रो करना उनके लिए मुश्किल है। सो विच सिग्निफाइज इसकी यार, अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देख रहे हैं जो 10,000 करोड़ क्रॉस कर रही हैं, तो वहाँ पे अगर 20-25% ग्रोथ से ज़्यादा नहीं आई तो वहाँ पे डी रेटिंग के चांस हो जाते हैं, और यहाँ पे फाउंडर इशू भी हो गया था कुछ। तो अभी इनका प्राइस टू बुक 3.36 टाइम्स हो गया। सी जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ डी रेटिंग, ऑलमोस्ट कट इन बाय 1/3, राइट। दैट इज द अमाउंट ऑफ डी रेटिंग। एसेट क्वालिटी तो अंडर कंट्रोल ही है बिकॉज प्योरली हाउसिंग लोन्स है। फिर हम बात करते हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण माइक्रो फाइनेंस में मार्केट लीडर है, एंड विद इन माइक्रो फाइनेंस स्पेस इट माइट बी वन ऑफ द लाइक रियली गुड लेंडर्स, बिकॉज इनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम NPS कंट्रोल में रहता है, एंड इनका जो मैक्सिमम प्राइस टू बुक है 5.2 टाइम्स गया। तो अगर हम एवरेज प्राइस टू बुक देखते हैं तो लाइक 3.6 टाइम्स है, तो आज 3.4 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, ROA 5.6 है, GNP और NNP 1.18 और 0.35 है, और इन्होंने अभी गाइडेंस दी है कि 2028 तक दे कैन ग्रो एट 23-25% अगर कोई क्रेडिट इवेंट नहीं होता। तो माइक्रो फाइनेंस में क्रेडिट एक्सेस इज डूइंग रियली वेल, बट अगेन लोगों को या RBI को लाइक बिकॉज RBI ने पूरी NBFCs पे सेक्टर पे डंडा मारा हुआ है, तो इस टाइम पे लोग डरते हैं कि यार किसी एक NBFC पे एक्शन हो गया तो वो एक रिस्की फैक्टर हो सकता है। सो दिस इज विद मेजर बैंक्स एंड NBFCs। फाइनली फिर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आते हैं, और ये पूरा सेक्टर ही डी रेट हुआ है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का। तो अगर आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो आज प्राइस टू बुक 3.32 है, एक टाइम पे 6 टाइम्स पे भी ट्रेड करता था। एंड अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो हिस्टोरिकली किस मल्टीपल पे ट्रेड करें ऑन एन एवरेज, अगर आप चेक करते हैं तो ऑन एन एवरेज 5.8 टाइम्स पे ट्रेड करें। तो पोस्ट लिस्टिंग इट हैज फॉलन टू द लोएस्ट PB रेशियो। बट अगेन इनका अभी ROA कंप्रेस हो रहा है, ROE कंप्रेस हो रहे हैं, बिकॉज दे हैव लॉन्च्ड अ कपल ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से इनका कॉस्ट टू इनकम बढ़ गया, और अभी ये मर्जर भी कर रहे हैं फिनकेयर बैंक के साथ, जिसकी वजह से मर्जर इश्यूज भी आ सकते हैं बैंक को। इवन तो GNP NNP कंट्रोल में है, बट दिस इज व्हाट इज लीडिंग टू एन ओवरहैंग ऑन द स्टॉक, एंड दिस इज व्हाई द स्टॉक इज नॉट वर्किंग, राइट। This is one of the reasons why, even though price to book has derated to IPO low levels. Equitas Small Finance Bank की बात करते हैं तो why Equitas has once flat for last 6 months? Similar reason. Credit to deposit ratio was 107. This quarter it is 87. Why so? घटा कैसे? क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में लोन ग्रोथ तो करी बट डिपॉजिट ग्रोथ ज़्यादा करी। अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ फास्टर कर रहे हैं लोन ग्रोथ से, तो पहली चीज़ आपकी निम्स पे तो इम्पैक्ट आना ही आना है, एंड आपको टर्म डिपॉजिट के थ्रू आप लोन अपनी जो डिपॉजिट बुक है उसको ग्रो कर रहे हैं, तो निम्स पे इम्पैक्ट था। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि इनका 85% जो लोन बुक है दैट कम्स फ्रॉम बेसिकली जो फिक्स रेट लोन बुक है उससे है, कि आपका लोन का जो यील्ड है दैट इज फिक्स्ड, राइट। लोन का अगर आपका यील्ड फिक्स्ड होता है तो उसमें क्या इशू रहता है कि अगर सपोज करते हैं कि आज इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, तो क्योंकि आप अपनी बुक को रीप्राइस नहीं कर सकते उतनी क्विकली, क्योंकि आपके जो लोन्स हैं दैट इज ऑन दोज आर बेसिकली फिक्स्ड एट अ यील्ड, तो आपके निम्स कंप्रेस हो जाते हैं। बट अगर इंटरेस्ट रेट्स घट जाते हैं इकॉनमी में तो आप अपनी लाइबिलिटीज़ को तो जल्दी से रीप्राइस करने लग जाते हैं, बट आपकी जो यील्ड्स हैं वो उतनी जल्दी से नहीं करती, तो आपका निम एक्सपेंशन होता है। तो एक्चुअली में Equitas इज वन ऑफ द मोस्ट रेट सेंसिटिव बैंक्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स फॉल सो देयर इज डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स, whereas for some other banks like जो like फ्रंट लाइन जो लीडिंग बैंक्स हैं उनमें क्या इशू हो सकता है कि अगर आपके अभी इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो अगेन आपका क्या इशू हो सकता है कि आपको लोन की रीप्राइसिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी लोन बुक इज बेसिकली बेस्ड ऑन फ्लोटिंग रेट्स एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन फिक्स रेट्स, तो एक वो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आपकी जो लाइबिलिटीज है उनकी भी रीप्राइसिंग होगी, तो निम इम्पैक्ट आ सकता है पोस्ट इंटरेस्ट रेट्स गेट कट इवन इन द सम ऑफ द फ्रंट लाइन बैंक्स, क्योंकि उनके जो लोन बुक है इट इज नॉट फिक्स रेट इन नेचर, राइट। तो प्राइसिंग पावर यहाँ पे अगर मैं ट्रूली देखूँ तो चोलामंडलम फाइनेंस के पास है इस पूरी शीट के ऊपर, राइट। बजाज फाइनेंस पास होती थी बट वो लोअर यील्डिंग सेगमेंट्स में जा रहे हैं।
क्रेडिट एक्सेस के पास भी प्राइसिंग पावर है, बट अनसिक्योर्ड सेगमेंट है, 100% अनसिक्योर्ड सेगमेंट है। फिर हम उज्जीवन की बात करते हैं। उज्जीवन इज सिमिलर टू व्हाट क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण इज। उज्जीवन के अंदर भी नया CEO अभी हायर हुआ है, राइट। तो दैट इज एन ओवरहैंग विच गोज अवे ऑन द स्टॉक। अभी इनका मर्जर हो रहा है। मैक्सिमम प्राइस टू बुक उज्जीवन को 2.8 टाइम्स का मिला है। 70% ऑलमोस्ट उज्जीवन की जो लोन बुक है दैट इज अनसिक्योर्ड इन नेचर, 70 to 75%। ओनली 25 to 30% इज सिक्योर्ड बुक इन नेचर। तो यहाँ पे ROA अभी 3.1% है, बिकॉज अनसिक्योर्ड लेंडिंग बहुत है। GNPA 2.1 है और NNPA 0.16 के आसपास है, और प्राइस टू बुक 1.8 है। तो सी मल्टीपल वाइज तो इट लुक्स रियली चीप, राइट, बिकॉज पोस्ट मर्जर भी इनका 2-3 रुपीज से उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ पोस्ट मर्जर भी इनका प्राइस टू बुक बढ़ना चाहिए बिकॉज जो नेटवर्थ है दैट विल इंक्रीज, राइट। तो फिर हम फाइनली एग्जांपल लेते हैं जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आज प्राइस टू बुक 1.9 टाइम्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है, मैक्सिमम प्राइस टू बुक 1.9 है जो मिला है, जो आज भी 1.9 मिल रहा है। ROA 1.8 है, GNPA 2% है, NNPA 0.5 है। तो जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक एक रीसेंट लिस्टिंग है। तो रीसेंट लिस्टिंग में बैंक्स में मैं थोड़ा सा केयरफुल रहता हूँ, बिकॉज हमारे पास हिस्ट्री नहीं होती, बिकॉज पास्ट में जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉसेस भी करे। अभी ROE कम क्यों दिख रही है? क्योंकि अगर हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स को हटा के देखें तो ROE 21% आ रही है। अगर हम उनको डाल के देखें तो 27% आ रही है, बट अगेन हमें 21% के हिसाब से देखना चाहिए। पर अगर हम पूरी शीट पे देखें तो अभी SBI बैंक इज डूइंग वंडर्स व्हेन इट कम्स टू ROE। एक्सिस बैंक का ROE काफ़ी इंक्रीज हुआ है ओवर द इयर्स। ICICI बैंक इज डूइंग वेल। कोटक महिंद्रा बैंक पे अभी एक रेगुलेटरी ओवरहैंग है। HDFC बैंक में अभी साइज का इशू है, क्रेडिट टू डिपॉजिट का इशू है। बजाज फाइनेंस का नेक्स्ट ईयर इज सॉफ्टर, एंड बजाज हाउसिंग में ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, तो निम्स इनके हो सकता है कि स्ट्रक्चरली अब थोड़े कॉन्ट्रैक्ट करते जाए। चोलामंडलम फाइनेंस के अंदर क्या है कि दे हैव प्राइसिंग पावर, दे आर गोइंग इनटू सेगमेंट्स विच गिव्स देम प्राइसिंग पावर, एंड यहाँ पे दे आर गाइडिंग कि इनका ROE हिस्टोरिक हाई लेवल पे पहुंच सकता है। आवास फाइनेंस में ग्रोथ रेट्स का बहुत बड़ा इशू है कि 15-20% से ज़्यादा आएगी नहीं आएगी, तो वो देखना पड़ेगा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में ग्रोथ रेट इज नॉट एन इशू, बट अगर कोई भी क्रेडिट इवेंट होता है तो माइक्रो फाइनेंस इज द फर्स्ट सेक्टर टू गेट इम्पैक्टेड। फाइनली स्मॉल फाइनेंस बैंक में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी मर्जर का इशू चल रहा है और इन्होंने बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स इकट्ठे लॉन्च करे, तो इनका ROA हैज गॉन फॉर अ टॉस। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी क्या इशू है कि बेसिकली इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बहुत हाई था, जो इन्होंने पिछले 3 क्वार्टर से करेक्ट करा है, और अगले 2 क्वार्टर में बहुत बड़ा बेस है, क्योंकि Q1 FY24 में इनकी हाईएस्ट एवर निम्स थी। तो Q1 FY25 के अंदर उतनी हाई निम्स नहीं होंगी जितनी Q1 24 में थी, बट इफ दे सस्टेन देयर 2% ROA तो विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ डू दे डू। उज्जीवन SFB के अंदर क्या रिस्क है कि उज्जीवन SFB को भी सिक्योर्ड लेंडिंग बुक बढ़ानी पड़ेगी अगर इनको यूनिवर्सल बैंक बनना है। तो अगर ये सिक्योर्ड लेंडिंग बुक बढ़ाते हैं तो इनका निम्स ROA ओवर द लॉन्ग रन कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी। दे हैव टू गो थ्रू द पेन पीरियड। तो कितनी अर्निंग्स ग्रोथ आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी वो हमें देखना पड़ेगा, बट एज सच फ्रंट लाइन मल्टीपल लुक्स चीप। जन्ना स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑल्सो रिसेंटली लिस्टेड, पास्ट में लॉसेस थे, तो वेरी लेस हिस्ट्री टू मेक अ जजमेंट, but this is how the entire banking, NBFC and the small finance bank segment looks like, and this is one of the reasons why value investors are finding valuation comfort, because price to book has derated to जो below average levels है वहां से प्राइस टू बुक इस टाइम पे डीरेट हो चुका है, इवन दो एसेट क्वालिटी स्टिल होल्डिंग अप। तो इट्स अ लाइबिलिटी साइकिल विच इज गोइंग रॉन्ग एट द मोमेंट। तो आपको उस वीडियो से कौन सा आपको बिजनेस अच्छा लगा? आपको अगर लगता है कि इस सेक्टर के अंदर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में या नहीं है, अब मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। With this, let's go towards the conclusion of the video. Thank you so much for watching this industry analysis. मेरे को भी आप comment section में ज़रूर बताइए, do you think banks are a contra play or are they a consensus play? And आपको क्या लगता है कि इस सेक्टर में अभी वैल्यू इमर्ज कर रही है या फिर it will remain ignored for the next few years? Thank you so much for joining us. If you loved this video, do drop a loved it in the comment section. And if you haven't subscribed to the channel, make sure that you subscribe to the channel. Jai Hind.